तो हमारे पास आज का टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का 11.11 और ये है कार्नो इंजन, और अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं कार्नोट इंजन। टी साइलेंट रहता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, कार्नो इंजन। पर कार्नो इंजन है कौन सा इंजन? सबसे पहले तो ये क्या है, उत्क्रमणीय है, माने इसमें जो क्रिया होती है वो पुरानी स्थिति में वापस आ जाती है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कब पढ़े हैं कि कोई भी प्रक्रम विभिन्न अवस्थाओं से जाता है और उसी क्रम में यदि वापस आ जाता है तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। तो एक कैसा इंजन होता है, उत्क्रमणीय होता है। दूसरा यह ऊष्मा इंजन होता है, माने गर्मी पर काम करता है। ऊष्मा दोगे तो उसको कार्य में बदलेगा, कार्य दोगे तो उसको किस में बदलेगा, ऊष्मा में बदलेगा। ऐसे इंजन को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा इंजन। ठीक है। दूसरा ये है, ये दो तापों के बीच कार्य करता है ना। माने एक ताप जो है गर्म वाला रहेगा, दूसरा ताप क्या रहेगा, ठंडा वाला रहेगा। यहां पर देख रहे होगे मैं ये दो बॉक्स बनाया हूं, यहाँ लिखा हूं गर्म ऊष्मा भंडार। इसको हम बोलते हैं स्रोत, जहां से ऊष्मा मिलती है ना। इसका ताप क्या मान लिए, T1। और यहाँ पर दूसरा भाग होता है ठंड ऊष्मा भंडार, इसको क्या बोलते हैं, सिंक, जहां पर ये ऊष्मा छोड़ता है, एक्स्ट्रा ऊष्मा को छोड़ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। तो इसका ताप ठंडा है तो ताप कम होगा, गर्म है तो इसका ताप क्या होगा, ज़्यादा। तो कितने तापों के बीच काम कर रहा है, दो तापों के बीच होती है। इसकी दक्षता कैसी होती है, अधिकतम होती है ना। इसकी दक्षता क्या होगी, अधिकतम। दक्षता का मतलब ये है यदि आप किसी चीज़ को कुछ दे रहे हो तो कितना काम कर रहा है। जैसे मान के चलो मैंने सोचा कि मेरे पास दो मजदूर हैं, एक मजदूर बोलता है कि नहीं भाई मैं 500 लूँगा, तुम मेरे से जितना काम करा लेना। एक बोलता है 300 लूँगा। ठीक है। अब 500 वाला बिल्कुल लगातार काम कर रहा है और ज़्यादा काम कर दिया, ठीक, और 300 वाला थोड़ा कम काम किया, तो हम बोलेंगे कि दूसरा वाला भी मान लो 500 रुपये ही ले रहा है और वो वाला जो है खूब काम किया, मतलब उसकी दक्षता क्या हो गई, अधिक हो गई। दक्षता का मतलब ये है कि कार्य करने की क्षमता किसकी कितनी अधिक है। यदि मैं एक मशीन को ऊष्मा दे रहा हूँ, दूसरी मशीन को भी ऊष्मा दे रहा हूँ, दोनों को 100 जूल की ऊष्मा दे रहा हूँ, तो जो एक मशीन है 100 जूल को केवल 50% जो है कार्य में बदलती है, माने 50 जूल को किस में बदल देती है, कार्य में, बाकी बेकार में चला जाता है। और जो दूसरा इंजन है मान लो 90 जूल, वो तो कार्य में बदलता है, 10 जूल ही फेंकता है, तो उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो कभी कभी यही पूछ देता है कि ऐसे इंजन का नाम बताओ जिसकी दक्षता अधिक होती है, तो क्या होता है, ये कार्नो इंजन होता है। अधिकतम दक्षता वाला इंजन क्या कहलाएगा, कार्नो इंजन। ऐसा भी पूछ देता है कि उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन का नाम बताइए, तब भी क्या हो जाएगा, कार्नो इंजन हो जाएगा। ठीक है। इसमें आदर्श गैस कार्यकारी पदार्थ होती है। अब कार्यकारी पदार्थ होता क्या है, जो ऊष्मा को लेता है और कार्य में बदलता है, वो क्या कहलाता है, कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। इसके कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, आदर्श गैस। तो कभी कभी इतने पूछ देता है कि कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ कौन सा होता है, तो कौन सा कार्यकारी पदार्थ होता है, आदर्श गैस होती है। ठीक है। तो इसी कारण इसे हम आदर्श इंजन भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या हो गया, आदर्श इंजन। इसको कार्नो सादी ने बनाया था, एक साइंटिस्ट का नाम है कार्नो सादी, इसलिए इसका नाम कार्नोट इंजन पड़ गया। इसके अंदर आदर्श गैस होती है, इसलिए हम इसे आदर्श इंजन भी कहते हैं। और जान ले, हमारे फिजिक्स में जानते हो कि यदि किसी शब्द में आदर्श जुड़ जाए, माने वो होता नहीं है, दिमाग से सोचा जाता है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा वाला इंजन है ये। ठीक है। तो क्लियर हुआ कार्नो इंजन क्या है। अब तो वह उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन दो तापों के बीच कार्य करता है, इसकी दक्षता अधिकतम होती है, इसमें कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस होता है, इसे आदर्श इंजन भी कहा जाता है। और इसको किसने बनाया था, कार्नो सादी। ठीक है ना। इसको किसने तैयार किया था, कार्नो सादी ने, ये इन्होंने इसका निर्माण किया था। ठीक है। अब इसका चित्र देखते हैं।
और इसकी कार्यविधि को समझेंगे इसी चित्र के माध्यम से। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास ये गर्म ऊष्मा भंडार है, इसका ताप क्या है, T1 है। यहां से ये ऊष्मा जो है आदर्श गैस लेती है, माने कार्यकारी पदार्थ इसमें से ऊष्मा क्या करती है, आदर्श गैस इसमें से ऊष्मा ग्रहण करेगी, उसका कुछ भाग किसमें बदल देगी, कार्य में, और कुछ भाग को किसमें डाल देगी, सिंक में। सिंक का मतलब होता है कचरा। जैसे आप रसोई में जाते हो तो जहां बर्नर वर्नर रखा रहता है, जहां बर्तन अर्तन धोते हो, उसको क्या बोलते हो, सिंक बोलते हो। जैसे मेरे यहाँ जो अंदर कार्यकारी पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ब्लड जो है उसको ढोता है और फिर बाहर ले जा करके छोड़ता है ना। तो ये जो बाहर का सिस्टम है ये क्या कहलाया, सिंक, और जो अंदर ऊष्मा मिल रही है वो क्या कहलाया, स्रोत। ठीक है, ये जो बाहर हमारी बची हुई ऊष्मा है जिसको हम कार्य में नहीं बदल पाते उसको हम छोड़ देते हैं। कल मैं बताया था कि हमारा शरीर भी एक तरह का कौन सा इंजन है, ऊष्मा इंजन है। ये हमारे अंदर भी गर्मी उत्पन्न होती है, उस गर्मी को जो ब्लड है इधर उधर सर्कुलेट करता है तो कार्यकारी पदार्थ हो गया, कुछ गर्मी को भाग वो बाहर फेंक देता है, तो यही हमारा ये साइलेंसर है, ये कहाँ भेज रहा है, सिंक में भेज रहा है। ऐसा हर इंजन में होता है, स्रोत होता है, सिंक होता है और कार्यकारी पदार्थ होता है, 3 चीजें होती हैं। ठीक, तो ये ऊष्मा को गर्म ऊष्मा भंडार से लेता है, कुछ भाग किस में बदलता है, कार्य में बदलता है, और कुछ ऊष्मा को किस में छोड़ देता है, ठंडा ऊष्मा भंडार माने सिंक में छोड़ देता है, जिसका ताप क्या है, T2 है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें जो ऊष्मा मिल रही है वो क्या है, Q2। तो Q2 किसके बराबर है, मान लो आपने इसको दिया 100 जूल, कितना दिया, 100 जूल, 100 जूल में कार्य में बदल गया कितना, 70 जूल। तो Q1 का मान था 100 और W का मान ये का है 70, तो बचा कितना, 30। जो बचा वही Q2 है, जो बचा वही क्या है, Q2 ऊष्मा कहला गई। ठीक है, अब क्या होता है, यदि इसी के साथ हम एक ऐसा इंजन जोड़ दें जो इसकी ऊष्मा को यहां तक पहुंचाए, है ना, उल्टा प्रक्रम उत्क्रमणी कर दें, यहां से ऊष्मा ले रहा है, कार्य में बदल रहा है, यहां ऊष्मा छोड़ रहा है, अब जो बची हुई ऊष्मा है इसको फिर लौटा दो, उसको वापस कर दो, है ना। तब क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम उस ऊष्मा को, यहां पर माइनस छूट गया है, ये जो ऊपर लिखा है इसी ऊष्मा को हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं, आदर्श गैस को दे रहे हैं। पर आदर्श गैस अब इसको पहुंचाएगी नहीं, अब इस आदर्श गैस पर कार्य करना पड़ेगा। पिछली बार ये आदर्श गैस कार्य करती थी, ये आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य है, यहां आदर्श गैस पर किया गया कार्य है। तीर में ऊपर लगाया हूं ना, मतलब यहां पर कार्य करूंगा तब जाके वो ऊष्मा इधर उधर जाएगी, अपने से नहीं जाती। हम जो है क्लॉसियस का नियम पढ़े हैं, द्वितीय नियम, कि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रक्रम नहीं है जो ठंडे ऊष्मा भंडार से गर्म ऊष्मा भंडार की ओर ऊष्मा का भेज सके। कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है, स्वतः अपने आप नहीं होता, इसके लिए हमको मशीन लगानी पड़ती है। मतलब जब हम इसमें कार्य करेंगे तो इसकी जो ऊष्मा है किस में आ जाएगी, गर्म ऊष्मा भंडार में। बस यही चक्कर चलता रहेगा इनका, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कैसा इंजन होता है, उत्क्रमणीय इंजन होता है। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है उसको समझते हैं। तो सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, देखना, इसमें गर्म ऊष्मा भंडार स्रोत होता है जिसका ताप T1 होता है, इससे Q1 ऊष्मा आदर्श गैस लेती है, इसे कार्य में बदलती है और कुछ ऊष्मा को ठंडे ऊष्मा भंडार सिंक जिसका ताप T2 है उसमें छोड़ देती है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो ठंडे ऊष्मा भंडार से आदर्श गैस में यदि कार्य किया जाए, आदर्श गैस पर कार्य किया जाए तो उस ऊष्मा को गर्म ऊष्मा भंडार की ओर ये स्थानांतरित कर देती है। बस इतना ही आपको लिखना है। तो चलिए आप चालू करिए, कैसे कैसे लिखेंगे। इसमें गर्म ऊष्मा भंडार स्रोत होता है जिसका ताप T1 होता है, इससे Q1 ऊष्मा आदर्श गैस लेती है, इसका कुछ भाग कार्य में बदलती है, शेष भाग ठंडे ऊष्मा भंडार सिंक T2 ताप पर छोड़ देती है। ठीक है, यहां से छूटी हुई ऊष्मा आदर्श गैस में पहुंचती है। यदि इस पर कार्य किया जाए, क्या किया जाए, इस पर कार्य किया जाए तो यह ऊष्मा पुनः गर्म ऊष्मा भंडार की ओर चली जाती है। ठीक है, इस तरह से ये इसकी क्या कहलाती है, कार्यविधि कहलाती है।
तो यहाँ कार्नो इंजन की अब दक्षता देखते हैं। कार्नो इंजन तो समझ लिए, एक आदर्श इंजन है, दो तापों के बीच चलता है, ऊष्मा इंजन है, उत्क्रमणी होता है, इसकी दक्षता सर्वाधिक होती है, इसमें आदर्श गैस का उपयोग किया जाता है कार्यकारी पदार्थ का, वही क्या कहलाता है, कार्नो इंजन। अब हम जानना चाहते हैं कि इसकी दक्षता अधिकतम होती है तो कितनी होती है। तो ये कार्नो चक्र बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्नो चक्र। मतलब इसमें जो है पहले समतापीय संपीड़न होगा। संपीड़न का मतलब है गैस को दबाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसमें रुद्धोष्म संपीड़न होगा, उसको फिर दबाया जाएगा, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा उसमें, तो रुद्धोष्म कहला जाएगा। फिर इसके बाद अगले वाले में क्या होता है, गैस में प्रसार होता है, माने गैस फैलती है, तो होगा समतापी प्रसार, माने ताप में परिवर्तन नहीं होगा। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाता है, रुद्धोष्म प्रसार होता है, और उसमें भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, पर गैस क्या होगी, फैलेगी। इस तरह से ये जो चक्र चलता है, इस पूरे का नाम क्या होता है, कार्नो चक्र, ठीक है। ये कौन सा चक्र बना है, कार्नो चक्र। तो कार्नो चक्र में दो समतापी प्रक्रम है, दो रुद्धोष्म प्रक्रम है, ठीक है। और हर प्रक्रम में थोड़ा थोड़ा कार्य किया जाता है। तो पहले हम इसमें कार्य निकालेंगे कि कितना कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र निकाल चुके हैं पहले, इसलिए मैं यहाँ पर रेसिपी में लिख दिया हूँ कि ये सूत्र लगेगा। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य ये निकाले थे, RT log V2/V1, आप देख सकते हो, है ना। और एक हम निकाले थे रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य, W = R Γ-1 T1 - T2। इन दोनों सूत्रों का उपयोग होगा। फिर जब ये निकल आएंगे कार्य, तब हम क्या निकालेंगे, इंजन की दक्षता, क्योंकि इंजन की दक्षता में कार्य की जरूरत है। जब हमको कार्य पता चल जाएगा तब ना हम दक्षता निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समतापी प्रक्रम में हम लिखेंगे क्या, कुछ नहीं, इसमें लिख देंगे कि निकाय की अवस्था P1 V1 T1 से P2 V2 हो जाती है। इसमें क्या लिखोगे, हाँ, क्या, निकाय की अवस्था P1 V1 T1, है ना, से P2 V2 और T1 हो जाती है, ठीक है। तो किया गया कार्य, इसके बाद कार्य लिखना है, समझ में आ गया। अब इसमें देखो, यहाँ भी T1 है, यहाँ भी T1 है, दोनों ताप समान है, क्योंकि ये प्रक्रम कैसा है, समतापी है। इसमें हम P1 V1 लिखें, P2 V2, लेकिन T2 नहीं लिखे हैं, कि लिखें T2, क्योंकि T1 दोनों कैसे हैं, समान होना चाहिए, समतापी प्रक्रम है। अब ये समतापी प्रक्रम है, तो ये मैं सूत्र लिखा हूँ, इस सूत्र का प्रयोग करना है यार। इस सूत्र में देखो क्या लिखा है, बताओ तो, W = फिर क्या लिखा है, R लिखा है, लेकिन यहां पर देखना ये T लिखा है, लेकिन इनके बीच का ताप क्या है, T1, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, T1। इस सूत्र को इसके कंडीशन के हिसाब से बदल लेना है। फिर हम बात करते हैं लॉग, ठीक है। अब देखो इसका V1 से किस में चेंज हुआ है, V2, माने V2 क्या हो जाएगा, V1। तो यहां पर लिख देंगे क्या, V2/V1, और ये ली गई ऊष्मा के बराबर होगा। इससे जो ऊष्मा ले रहा है, समतापी संपीड़न में ऊष्मा को क्या करता है, वो लेता है, इसलिए किसके बराबर हो गया, Q1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में, अभी नहीं लिखना है, अभी अगले स्टेप में देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, रुद्धोष्म संपीड़न, यही लाइन लिखना है। तो रुद्धोष्म संपीड़न में देखो, निकाय की अवस्था P2 V2 T1 से P3 V3 T2 हो जाती है। अब T1 से T, इसमें ताप बदल सकता है, ऊष्मा नहीं बदलेगी इसमें, है ना। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में, तो इस प्रक्रम में किया गया कार्य, उसके आगे क्या लिख दोगे, इस प्रक्रम में किया गया कार्य। सूत्र देखो इसमें क्या लिखा है, W = क्या, R Γ-1, ताप तो T1 से किसके बीच है, T2 के बीच है, ये वाला हो गया ये कार्य। तो इसको मैं लिख देता हूं 1, और ये वाला क्या हो गया, 2, दूसरा कार्य हो गया, ठीक है। इन्हीं सूत्र को लिखना है। इसके ऊपर शब्द क्या बनाओगे, निकाय की अवस्था, फिर यहां से देख लेना है, P2 V2 T1 से P3 V3 T2 हो जाती है, तो किया गया कार्य, बस इतना लिखना है, ठीक है। अगले स्टेप में अब समतापी प्रसार है, तो बताओ अब क्या लिखोगे, आप अपने से सोच के बताओ। हाँ, निकाय की अवस्था P3 V3 T2 से P4 V4 T2
हो जाती है तो किया गया कार्य। सूत्र क्या लगेगा बताओ, इस सूत्र को उसके अनुसार बदलना है ना। ये वाला ना समतापी वाला सूत्र लगाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ W3 कर देता हूँ, तीसरा कार्य है, तो क्या हो जाएगा ये R, है ना। अब यहाँ पर T1 था, लेकिन इसके बीच का ताप, दोनों के बीच का ताप क्या है T2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RT2। और बताओ यहाँ पर, हाँ ये लॉग लगा है ये वाला, है ना, तो ये मैं लिख दिया लॉग, फिर V4, हाँ V4 अपॉन क्या हो गया V3। ठीक है, ये छोड़ी गई ऊष्मा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, छोड़ी गई ऊष्मा। वो ली गई ऊष्मा और प्रसार में ऊष्मा को क्या करेगा, छोड़ेगा। जब गर्मी निकालेगा तब वो फैलेगा, ऊष्मा को छोड़ता है। ठीक है, अब आगे स्टेप में आ जाते हैं। फिर से रुद्धोष्म प्रसार है, क्या लिखोगे बताओ आप, है ना। रुद्धोष्म प्रसार में निकाय की अवस्था P4 V4 T2 से P1 V1 T1 हो जाती है तो किया गया कार्य। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूं, यहाँ W4 लिखूंगा और इस सूत्र को लगाऊंगा। कुल मिला के ये दो सूत्र आपसे बनना चाहिए, तभी आपकी गाड़ी चलेगी, नहीं पंचर हो जाएगी। ठीक है, इसके बिना आगे न बढ़ पाओगे। तो W4 का मान क्या है बताओ, वहाँ पर R गामा -1, ताप तो वही है T1 से T2 ही है, बड़े ताप को पहले ही लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा T1 से -T2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे निकालना है कुल कार्य, तो जब मैं कुल कार्य निकालूंगा तो सभी कार्य को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर कुल कार्य बराबर हो जाएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस ये W3 माइनस W4। ठीक है, जब संपीड़न वाला होगा तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, और प्रसार वाला होगा तो कैसा चिन्ह लगाएंगे, माइनस। माने हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, अभी तक संपीड़न में वो कार्य कर रहा है और इसमें हम ऊपर कार्य कर रहे हैं, इसलिए माइनस लगा। अब इनका मान रख देते हैं, तो W बराबर, देखो W1 का मान देखो, ये लिखा है ये वाला, इस मान को उतार देंगे तो बोलो क्या लिखा है RT1, फिर लॉग, फिर हाँ V2 अपॉन V1। ठीक है, फिर प्लस लगा देता हूं। W2 का मान देखो तो क्या है ये R, फिर क्या हो गया गामा -1, फिर क्या हो गया T1 माइनस T2। ठीक है, इसके बाद फिर अगला वाला यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये माइनस कर दिया। फिर क्या लिखा है W3, तो W3 वाला ये वाला पूरा मान है, इसको क्या लिख देता हूं मैं RT2, और क्या हो जाएगा लॉग V4 अपॉन क्या हो गया V3। ठीक है, फिर माइनस लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ W4 का मान। W4 का मान क्या है यहाँ पर R अपॉन गामा -1, और क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। इस तरह से ये सभी मान हम रखेंगे। मान रखने के बाद अब आगे देखते हैं कौन सा हिस्सा है। तो हमारे पास ये W बराबर क्या बचा, इसमें से आप देख रहे होंगे कि ये पूरा प्लस में है और यही पूरा किस में है, माइनस में है। ये हमारे पास बचा है, तो यहाँ W इक्वल टू क्या हो जाएगा RT1, और क्या हो जाएगा लॉग, फिर क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1। ठीक है, ये माइनस में है तो आप इसको बटे में भी लिख सकते हो, माइनस वाले को किस में लिख सकते हो, बटे में, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा माइनस RT2, और क्या हो जाएगा लॉग, फिर V4 अपॉन क्या हो गया V3। ठीक है, ये मेरे पास बचा। अब इसके बाद हमको निकालना है इंजन की दक्षता। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कार्य निकालने के बाद लिखना है इंजन की दक्षता बराबर होता है इंजन द्वारा किया गया कार्य, और बटे में होता है उस अवशोषित ऊष्मा, कितना लिया और कितना कार्य किया, अवशोषित ऊष्मा। ठीक है,
तो दक्षता को लिखते हैं किससे, ईटा से, कार्य को लिखते हैं किससे, W से, अवशोषित ऊष्मा क्या है, Q1 है। जो कार्य है वो उसको हम लिख सकते हैं कि वो उसमें से कितना ऊष्मा लिया, Q1, और माइनस क्या ले लिया, Q2, उतना घटा दिया, फेंक दिया, ऊष्मा उतना लिया, उसमें से ये कर दिया, तो Q1 अपॉन क्या हो गया, Q1। इसको यदि हम काट दें तो 1 माइनस Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, Q1। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, यहां पर समझ में आया। इस Q1 को इसके अलग अलग बटे में लिखोगे तो ये Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक आ जाएगा। अब आगे के स्टेप में चलते हैं। जो हम लोग ऊपर Q2 का मान निकाले थे वो संपीड़न वाला था, ये वाला था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 माइनस Q2 का मान क्या हो जाएगा, RT2, और log क्या हो जाएगा, V4 अपॉन क्या हो गया, V3। और ये जो ये वाला है ये किसका मान है, Q1 का। तो Q1 का मान क्या हो जाएगा, RT1, और क्या हो जाएगा, log V2 अपॉन V1। अब यहाँ R तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब इनके बारे में सोचते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास जो बचा अब ईटा इक्वल टू 1 माइनस क्या बचा, T2 log V4 अपॉन में क्या है, V3, और यहाँ पर क्या बचा, T1 log V2 अपॉन क्या हुआ, V1। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना। इसमें यही लाइन लिख दिया हूं, केवल इसको ये छोड़ दिया हूं। अब इसके आगे आपको ये बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए अब कौन सा नियम लगाएंगे, रुद्धोष्म का नियम। ठीक है, तो रुद्धोष्म नियम से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली, ईटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन क्या हो जाएगा, T1। ठीक है, रुद्धोष्म नियम को यहाँ पर बगल में बता देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या, रुद्धोष्म नियम से, तो ये सूत्र होता है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है TV माइनस गामा, है ना, बराबर क्या होता है, K। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ T1, और T1 के साथ क्या है यार, देखो इसमें कौन सा, ये है क्या, V1। T1 के साथ क्या है, V1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ T1, और यहाँ पर क्या हुआ, V1, और ये हो गया माइनस गामा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इसके नीचे देख लो, तो क्या है, ये कौन सा ताप है, T2, है ना, इसमें क्या है, T2, और क्या है, V4, तो ये माइनस गामा हो गया। यहाँ से यदि आप निकालोगे तो ये V1 अपॉन क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ आप दूसरे वाले को देखो, क्या निकालोगे यार, देखो तो उसमें T1, और यह हो जाएगा क्या, V2 माइनस गामा। यहाँ पर देख लेना, ये T1 और V2 माइनस गामा इस लाइन का लिख रहे हैं, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2, और क्या हो जाएगा, V3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस गामा। अब इसमें T1 अपॉन T2 निकाल लेंगे, इसमें T1 अपॉन T2 निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, ये दोनों लाइन में ना थोड़ा सा मैं इसको कम कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास T1 अपॉन क्या रहेगा, T2, T1 अपॉन क्या हुआ, T2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V4 अपॉन V1। तो यहाँ हो जाएगा V4 अपॉन क्या हो जाएगा, V1। दोनों की घात सेम है तो कट जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, V3 अपॉन क्या हो जाएगा, V2। फिर इन दोनों को बराबर करेंगे तो अपने आप ये बराबर हो जाएगा। इतना ही आपको यहाँ पर निकाल के छोड़ देना है। ठीक है,